नमस्कार, लोकसभा टीवी की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। आज हमारे साथ हैं निशांत जैन, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हिंदी माध्यम से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं। निशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंबरा और लोकसभा टीवी। आप सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अचानक आप हिंदी माध्यम से सर्वोच्च स्थान पाते हैं, फिर आपको लोकसभा अध्यक्ष भी सम्मानित करती हैं। अचानक इतनी सारी सफलताएं, आम से खास बन जाना, कैसा अनुभव है? जी देखिए, आम से खास बन जाना निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन साथ में मेरी एक ये भी कोशिश है कि मैं सफलता को हैंडल भी कर सकूं, यानी जिस हम्बलनेस की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसको बनाए रख सकूँ। और मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स मुझको इसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मैं मेरठ से हूँ। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है मेरठ। और मेरे पिताजी एक प्राइवेट सर्विस में थे, जब रिटायर हो गए। मदर मेरी गृहिणी है और मेरे बड़े भाई जर्नलिस्ट हैं। छोटी बहन भी एक गवर्नमेंट जॉब में है। इस तरह से मेरा परिवार है। भाभी भी है मेरी और छोटा सा भतीजा है आगम। तो और मैंने बीए किया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में, और एमए हिंदी लिटरेचर में किया। फिर मैंने एमफिल किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी मैं लोकसभा सचिवालय में हिंदी सहायक के पद पर काम कर रहा हूँ। जी, तो आपका जो विषय मतलब जो चुनने की प्रक्रिया रही है वो भी आपकी बदलती रही है हर वर्ग के हिसाब से? देखिए, मेरा इंटरेस्ट था लैंग्वेजेज और लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर को भी मैं उतना ही एंजॉय करता था, और जब मैं हिंदी लिटरेचर मैंने चुना तो उसमें भी मुझे कई चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों लिटरेचर्स में कॉमन होती हैं। तो जो मूवमेंट्स होते हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स होते हैं, वो पहले वेस्ट में फिर ईस्ट में आए, तो उन सब में एक संबंध है। तो मैंने उस संबंध को खोजने की कोशिश की, और दोनों भाषाओं का बीच जो संबंध है वो भी मुझको बहुत काम है। और ट्रांसलेशन में मेरे को बहुत हेल्प मिली इससे। जब दोनों भाषाओं पर आपकी कमांड होती है तब अच्छा अनुवाद कर पाते हैं, अच्छा लिख पाते हैं, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी, आपने अपना माध्यम हिंदी चुना। आमतौर पे हिंदी माध्यम को लेकर लोगों के मन में एक हिचकिचाहट होती है, एक संकोच होता है। क्या आपके मन में कभी नहीं हुआ? देखिए, इस बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरे मन में कभी ऐसा कोई संकोच नहीं था। मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम में हुई, और मैंने इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिंदी लिटरेचर में किया, एमफिल भी किया उसके बाद हिंदी में। तो मेरे को ऐसी कोई उलझन नहीं थी, ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि हिंदी माध्यम में ना लूं तो उसमें ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं बाकी सब लोगों से भी यही कहता हूं कि जिस भाषा में, जिस माध्यम में आप खुद को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सकें, क्योंकि सारा खेल राइटिंग स्किल और एक्सप्रेशंस का है। तो हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, अगर आप हिंदी में अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं तो बेफिक्र होके, इवन मैं तो कहूँगा मराठी या तमिल में भी अगर अच्छे से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं तो उसी को चुनें। आपका सब्जेक्ट क्या रहा था? मेरा वैकल्पिक विषय था हिंदी साहित्य। जी, तो हिंदी साहित्य लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको इस विषय को चुनते समय कहीं कोई हेजिटेशन नहीं हुआ, कोई संकोच? मैंने ग्रेजुएशन के दौरान ही सोच लिया था कि क्योंकि मुझे हिंदी साहित्य में, लिटरेचर और लैंग्वेज में बहुत ज्यादा रुचि थी। ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर मेरे पास था, और एमए मैंने हिंदी से किया। तो भाषाओं और लिंग्विस्टिक्स में और साहित्य में मेरी रुचि थी, और मुझे बहुत मजा आता था। तो मुझे लगा कि शायद सिविल सर्विसेज के लिए भी मेरे को हिंदी साहित्य ही चुनना चाहिए। और फिर आगे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल भी हिंदी में किया, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इसको लेने में कोई दिक्कत होगी। और इसके बाद हुआ भी ऐसा ही कि मुझे हिंदी साहित्य में शायद सर्वाधिक अंक मिले हैं इस बार। हिंदी साहित्य को लेकर के इस अनुराग के पीछे कोई कारण, कोई वजह है? मतलब ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदी साहित्य को लेकर सहज अनुराग था। मतलब जब पढ़ता था स्कूल में तो कविताएं पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाती थी। मतलब मुझे कभी कविताएं याद करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था। और इवन 8वीं क्लास से मैंने कविताएं लिखनी भी शुरू कर दी थी। पहली कविता जो मैंने बच्चों के लिए लिखी थी, पहली बारिश के नाम से, वो एक लोकल न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। तो उसकी चंद लाइनें, चंद पंक्तियां क्या आप सुना पाएंगे? चुन्नू मुन्नू देखो आई, मौसम की पहली बरसात, गर्मी से राहत देने को लाई ठंडक का एहसास, और छतरी रेन कोट लेकर यह प्यारा सा मौसम आया, गरम पकौड़ी खाने को है मन सबका अब ललचाया। अरे वाह बहुत बच्चों के लिए एक ऐसी कविता लिखी थी। तब मैं खुद भी बच्चा ही था। जी, तो अच्छा, आप साहित्य में आपका अपना मतलब और भी शौक होंगे ना? जैसे लेखन आपका शौक है, इसके अलावा और भी कुछ शौक रहे हैं आपके? लेखन के साथ साथ मुझे कविताएं लिखना और उनका पाठ करना तो पसंद है ही।
कई बार मैंने कवि सम्मेलनों में भी पार्टिसिपेट किया है। जी। लेकिन मुझे एंकरिंग करने का भी बहुत शौक है। जी, आपने कभी एंकरिंग की है? बिल्कुल, मैं अपने स्कूल कॉलेज में एंकरिंग करता रहा और मैं अपने ऑफिस में यानी लोकसभा सेक्रेटेरिएट में भी कई प्रोग्राम्स की एंकरिंग कर चुका हूँ। आप लोकसभा सचिवालय में काम करते जी। रहे हैं, यानी कि काम के साथ साथ आप इस सफलता को प्राप्त किए। तो ऐसा आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए 8 से 10 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो समाज से कट जाते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे अपना समय भी देते थे, साथ साथ आपकी पढ़ाई और इसके साथ साथ ये सफलता? देखिए प्रियंबरा, सबका अपना अपना तरीका होता है तैयारी का। मेरा तरीका ये था कि मैं खाली रहकर एकदम से पढ़ाई नहीं कर पाता। मैं बिजी रहकर मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। मतलब मेरा एक सीधा सा उसूल है कि व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करता था और उसके साथ रिवाइज करने की कोशिश करता था। और तैयारी मैंने पहले भी की हुई थी, लेकिन मैं उसको बराबर रिवाइज करता रहता था ताकि वो चीज़ें अंदर हृदय में उतरें अच्छे से। तो और सोसाइटी से कटने की जहाँ तक आपने बात की है, तो मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी से कट के आजकल हम कुछ अच्छा गेन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह का पैटर्न हो गया है वो बहुत डायनेमिक है और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको अपने देश, समाज और दुनिया की खबर हो और देश दुनिया में क्या घट रहा है उसके प्रति हमको एक अवेयरनेस हो। जी। तो वो समाज से कटकर शायद प्राप्त करना मुश्किल है। ये आपका पहला अटेम्प्ट था? मेरा ये दूसरा प्रयास था। तो पहले प्रयास में असफल होने के बाद फिर आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि अगला प्रयास करें ना करें, कहीं अपना सब्जेक्ट, अपना विषय बदल दें या फिर अपना माध्यम बदल दें, इस तरह की बातें आपके दिमाग में नहीं आई? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पहला प्रयास मेरा जो था उसमें पहले ही चरण में यानी प्रीलिम्स में ही असफल हो गया था। तो उस बार एकदम से बहुत निराशा का एहसास हुआ, क्योंकि कभी मैं किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ। तो पहली बार जब एक असफलता का एहसास हुआ तो बड़ा खराब लगा और लगा कि अब मुझे शायद नहीं करना चाहिए या मैं इसके काबिल नहीं हूँ ऐसा। लेकिन उस समय मेरे परिवार ने और मेरे मित्रों ने और मेरे शिक्षकों ने मुझ में बहुत भरोसा दिखाया और उन्होंने मुझे बताया कि निशांत, तुम इस काबिल हो, तुम्हें इसको दोबारा से देना चाहिए, अच्छे से देना चाहिए। और इवन शायद मुझे खुद पर जितना भरोसा था उन लोगों को मुझ पर उससे ज़्यादा भरोसा था। तो इसी भरोसे की वजह से मैंने फिर से कोशिश की और पूरे मन के साथ मैंने तैयारी की, जॉब के साथ तैयारी की और एक निश्चिंतता और तनाव मुक्ति के साथ देने की कोशिश की और परिणाम आपके सामने। कितना वक्त दे पाते थे पढ़ाई को नौकरी के साथ साथ? नौकरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। शाम को 2-3 घंटे पढ़ पाता था और वीकेंड्स में सैटरडे संडे को ज़्यादा पढ़ता था। सैटरडे संडे को 7-8 घंटे पढ़ लेता था, 7-8-9 घंटे। आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं? टाइम मैनेजमेंट वास्तव में एक बहुत बड़ी सफलता की कुंजी है, खासतौर पर सिविल सेवा परीक्षा में। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक अपना आत्म मूल्यांकन कर लें। यानी हमको ये पता हो कि हमारे स्ट्रेंथ के एरियाज क्या क्या हैं और हमारे वीकनेस के एरियाज क्या क्या हैं। जब हमको ये पता चल जाता है तो हम अपनी प्राथमिकताएं तय कर पाते हैं। यानी अगर मुझको पता है कि मेरा पॉलिटी का पोर्शन अच्छा है, संविधान और राज्य व्यवस्था की जानकारी मुझको अच्छी है, तो उसको एक बार रिवाइज करने से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेरा थोड़ा वीक है तो उस पर थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। इस तरह से अगर प्रायोरिटीज सेट करेंगे और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। और साथ में थोड़ा सा समय अगर अपनी हॉबीज़ के लिए भी निकालेंगे, थोड़ा सा परिवार के लिए भी निकालेंगे तो तनाव कम होगा। हमारे जो दर्शक हैं उनमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये बताएं कि मतलब अगर वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उनको कितना वक्त निकालना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए और किस तरीके से वो अपना ध्यान केंद्रित करें? हाँ, देखिए, अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो एक तो कोशिश करें कि पहले अपने ग्रेजुएशन को ठीक से कंप्लीट कर लें और ग्रेजुएशन के दौरान एक एम्प्लॉयबिलिटी गेन कर लें, ताकि अगर सिविल सेवा परीक्षा की अनिश्चितता के दौरान किसी कारण से सफलता ना मिल पाए या किसी चरण में असफल हो जाएं तो एक विकल्प रहे। उसके बाद तैयारी करें और उसको तैयारी को मतलब कंटिन्यू करें और कोशिश करें कि 1.5 साल का समय, 1 से 1.5 साल का समय आप इसके लिए इस परीक्षा को दें, क्योंकि ये परीक्षा थोड़ा सा समर्पण की मांग करती है और एक कंसंट्रेशन की मांग करती है और वो लगभग थोड़ा इस अवधि के दौरान ही डेवलप हो पाता है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। के लिए, परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए व्यक्त निकाल सकूं। आप लिखते रहे हैं, क्या आपने कभी मतलब
अपनी कुछ कविता की लाइनें आप सुनाना चाहेंगे जिससे हमारी युवा पीढ़ी जो है उनको एक जोश मिले, एक नई उम्मीद मिले? बिल्कुल, मैं लिखता रहा हूँ और युवाओं को लेकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, युवाओं से बातें करना भी और उनको मोटिवेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो एक कविता मेरी है सकारात्मक सोच, तो मैं वो कविता ही आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल। कि सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए, जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास लिए। और उहा पोह अटकलें उलझने, अवसादों का कर अवसान, हो बाधाएं कितनी पथ में, चेहरों पर बस हो मुस्कान। और अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार, डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। और लें संकल्प सृजन का मन में, उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से, मंजिल है फिर कितनी दूर। और अंतिम पंक्तियां कि हम क्या कामना करते हैं कि जगें ज्ञान और प्रेम धरा पर, जगें ज्ञान और प्रेम धरा पर, गूंजे कुछ ऐसा संदेश, नई चेतना से जागृत हो, सुप्त पड़ा है मेरा देश। बहुत खूब, बहुत खूब। आप कुछ मैसेज, कुछ संदेश युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि नेवर 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 गिव अप, कभी भी छोड़ें नहीं, अपने भीतर की चिंगारी को बचाए रखें और तनाव मुक्त होकर आगे बढ़ें। फिर मुझे दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियां याद आती हैं, गजल उनकी एक है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बहुत खूब, इस दिए में तेल से। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को भी ये खास मुलाकात का कार्यक्रम पसंद आया होगा। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।